अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा एक बार फिर देखने में आ रहा है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 14,264 नए केसेस सामने आए हैं। 10 अफराद की कुल तादाद बढ़कर 1,09,91,651 हो गई है। रोजाना नए केसेस में मुसलसिल चौथे दिन भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर अब हुकूमतें भी परेशानी का इजहार कर रही हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना हुकूमत ने भी इस मौजू पर मोदी हुकूमत का मुहासरा तेज कर दिया है। मुंबई के बांद्रा के इलाके में शिवसेना के जरिए पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साल 2015 और 2020 के लिए गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मुआवजा किया गया है और पूछा है कि क्या ये अच्छे दिन हैं। इन पोस्टरों में 2015 में पेट्रोल की कीमत 64 रुपये 60 पैसे बताई गई है, जबकि 2021 में इसे बढ़ाकर 96 रुपये 62 पैसे फी लीटर कर दिया गया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के पेश नज़र रियासत में आज से तमाम सियासी, मजहबी और समाजी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। टेलीविजन पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों तक सियासी एजिटेशंस की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वबा रियासत में अपना सर उठा रही है और 8 से 15 दिनों में मालूम होगा कि आया एक नई लहर आई है। उन्होंने कहा कि शायद लॉकडाउन कोविड-19 का हल नहीं है, लेकिन वायरस के चक्कर को तोड़ने के लिए यही एक रास्ता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल पर अमल लाजमी है और कायदों की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फेस मास्क ही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में वाहिद ढाल है। इस दौरान महाराष्ट्र के अमरावती में आज से एक हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। 22 फरवरी को रात 8 बजे से इस लॉकडाउन पर अमल होगा। रियासती वजीर यशोमती ठाकुर ने बताया कि यह लॉकडाउन 1 मार्च की सुबह 8 बजे तक होगा। इस दौरान नासिक के ओहदेदारों ने कहा कि पीर से ताहुकुम सानी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जिले में कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि मास्क ना पहनने पर 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और शादी की तकारीब के लिए पुलिस की इजाज़त हासिल करनी पड़ेगी। सिर्फ 100 अफराद को ही शादी में शिरकत की इजाज़त होगी। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के दरमियान मगरबी बंगाल हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। हुकूमत ने रियासत में ईंधन की कीमतों में 1 रुपये की कटौती की है। नई कीमतों पर आधी रात से अमलावरी शुरू हो गई है। अवाम को राहत पहुंचाने के लिए मगरबी बंगाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 रुपये की कमी की गई है। मुल्क भर में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बहस जारी है। इस दरमियान मगरबी बंगाल हुकूमत ने यह ऐलान करते हुए ईंधन की कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कारकुनों से कहा है कि वो पहले मुल्क के मकसद के साथ पार्टी को मजबूत करें और फैलाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए काम करना पार्टी का मिशन है। मोदी बीजेपी के लिए कौमी ओहदेदारों के साथ पहले इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास के दौरान पार्टी ने एक करारदाद मंजूर करते हुए ज़रूरी शोबे में इस्लाहात और कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने में अहल क़यादत के लिए इनका शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत अवाम की तकालीफ से मुनाफा हासिल कर रही है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतों पर एक खत लिखा और इनसे कहा कि वो राजधर्म पर अमल करें और एक्साइज ड्यूटी जज़वी तौर पर वापस लेते हुए कीमतों में कमी लाएं। मोदी के नाम 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खत में उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत है कि GDP गिर रही है। गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बिला रोक टोक बढ़ रही है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि हुकूमतें अवाम के बोझ को कम करने के लिए चुनी जाती है, इनके मफादात के खिलाफ काम करने के लिए नहीं। अदाकारा रुबीना दिलायक बिग बॉस 14 की फातेह करार पाई, जबकि गुलकार राहुल विद्या ने दूसरा मुकाम हासिल किया। बिग बॉस 14 का फाइनल 3 घंटे तवील रहा, जिसकी निगरानी सुपरस्टार सलमान खान ने की। ट्रॉफी के लिए मुकाबला करने वाली आखिरी 5 फाइनलिस्ट में अली गोनी, राखी सावंत और निकी तिम्बोली के साथ साथ राहुल और रुबीना शामिल थे। फाइनल शो में सलमान, नूरा फतेह और 5 फाइनलिस्ट और दीगर फनकारों ने मुजाहरा पेश किया। RSS सरबराह मोहन भगवत ने कहा कि तमाम भारतीय हिंदू माँ बाप की औलाद हैं और हिंदुस्तान में कोई भी गैर मुल्की नहीं है। संघ के सरबराह ने नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक किताब की रस्म इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ब्रिटिश ने मुस्लिम बरादरी के दरमियान अलहदगी पसंदी के जज्बात को भड़काकर मुस्लिम को तकसीम करने की कोशिश की थी। मैं सबसे अपील करता हूँ कि वो इत्तेहाद के साथ रहें और मुल्क की तरक्की में ताउन करें। RSS के साबिक प्रचारक और मरकजी बराए तहजीबी मुतालिया के डायरेक्टर रवि शंकर की किताब का रस्म इजरा अंजाम देते हुए भगवत ने कहा कि ताकतवर अक़वाम एक कमज़ोर कौम पर हुकूमत करने की कोशिश करते हैं और हर कोई इसके बारे में जानता है, इसलिए इसकी मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। RSS सरबराह ने तमाम हिंदुस्तानियों से अपील की कि वो अपनी शानदार तारीख़ और मुल्क की रिवायत को फरामोश न करें। उन्होंने कहा कि तमाम भारतीय हिंदू माँ बाप की औलाद हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी की एक तकरीब में रोटियां तैयार करने के दौरान आटे में थूकने के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह शख्स आटों में थूकते हुए कैमरे में कैद हो गया था।
ملزم کی شناخت نوشاد کے طور پر کی گئی ہے۔ ہندو جاگرن منچ میرٹھ کے صدر سچن سروہی نے پولیس میں ایک شکایت درج کرائی ہے۔ بالی ووڈ ایکٹر جوڑے کرینہ کپور خان اور سیف علی خان کے لیے اتوار کی صبح بے حد خاص رہی، کیونکہ کرینہ کپور نے دوسرے بچے کو جنم دیا۔ اس دن کا ارکان خاندان اور مداحوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ کرینہ کپور خان دوبارہ ماں بن گئی ہے۔ اس بار بھی انہوں نے لڑکے کو جنم دیا ہے، یعنی کرینہ کپور دوسرے بیٹے کی ماں اور سیف علی خان چوتھے بچے کے والد بن گئے ہیں۔ کرینہ کپور خان کو گزشتہ رات کینڈی اسپتال ممبئی میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان دونوں کے پہلے بیٹے تیمور علی خان کا جنم دسمبر 2016 میں ہوا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ کرینہ نے دوسرے بیٹے کو جنم دے کر جوتش کی پیش گوئی کو غلط ثابت کر دیا۔ تمل ناڈو میں کل ایک شادی ہوئی جس میں دوست احباب اور دیگر مہمانوں نے دولہا دلہن کو روایتی تحفوں سے ہٹ کر مہنگائی کے اس دور میں پیٹرول LPG سلنڈر کا تحفہ دیا اور پیاز کے ہار پہنائے۔ اشیاء ضروریہ کی تیزی سے بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر مہمانوں نے غیر روایتی تحفے دے کر اس کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ دولہا دلہن یہ تحائف قبول کر کے ہنس رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوا جس پر عوام نے بھی اپنے شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے، جو موجودہ مہنگائی سے بہت پریشان ہیں۔ گجرات میں بلدی انتخابات کے لیے رائے دہی کا عمل ہو گیا ہے۔ ریاست میں 6 میونسپل کارپوریشن کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ BJP نے پہلی مرتبہ بھروچ سے 31 مسلم امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارا ہے، جہاں مجلس اتحاد المسلمین نے مقامی پارٹی BTP سے اتحاد کیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے لیے رائے دہی کا عمل مشترکہ ہونے کے بعد ان علاقوں احمد آباد، سورت، بھاؤنگر، جام نگر اور ایکیوسٹ میں پرامن رائے دہی ہوئی ہے۔ یہ انتخابات چیف منسٹر وجے روپانی کے لیے ایک کڑی آزمائش ہے۔ اگر بلدی انتخابات میں BJP کا اثر بہتر ہوتا ہے تو آنے والے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کے مزاج کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میونسپل انتخابات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے BJP نے اپنے اہم امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے۔ مسلم امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارنے کا فیصلہ بھی موجودہ حالات کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے احکامات کے بعد خواتین کے سعودی افواج میں بھرتی کے سلسلے کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ داخلے کی تمام شرائط پر پورا اترنا لازمی ہوگا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق خواتین کے سعودی فوج میں بھرتیوں کے سلسلے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور سعودی وزارت دفاع کے احکامات کے بعد مردوں کے علاوہ خواتین بھی فوج میں تعیناتی کی درخواست دائر کر سکیں گی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق آن لائن پورٹل کے ذریعے سعودی فوج میں داخلے کے لیے درخواست دائر کرنے کے سلسلے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور سعودی عرب کی آرمی، ایئر فورس، نیوی، اسٹریٹجک میزائل فورس اور میڈیکل سروس میں سپاہی سے لے کر سرجنٹ تک کی تعیناتیوں کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے زرعی اراضیات کے ڈیجیٹل سروے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر تقریباً 600 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا۔ تقریباً 90 سال کے وقفے کے بعد زرعی اراضیات کا جامع سروے منعقد کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے اراضیات کے تنازعات کو ختم کرنے اور اراضی کے ریکارڈ کو شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹل سروے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ بہت جلد ڈیجیٹل سروے کا آغاز ہوگا اور عہدیداروں کو سروے کے لیے ٹینڈرز طلب کرنے ہدایت دی گئی۔ ذرائع کے مطابق تلنگانہ میں نظام دور حکومت میں 1930 میں آخری سروے کرایا گیا تھا۔ ٹاؤن سروے 1970 میں حیدرآباد میں کیا گیا، جس کے بعد سے کوئی سروے نہیں ہوا اور چندر شیکھر راؤ نے زرعی اراضیات کے ڈیجیٹل سروے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت حیدرآباد کے ماسیوا 9 سابق اضلاع میں سروے کا اہتمام کرے گی۔ محکمہ مال کی جانب سے سروے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے اور خاص طور پر اپنی پڑوسی ریاستوں آندھرا پردیش، اڑیسہ، راجستھان اور بہار سے اراضی سروے کے بارے میں تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں کل ہند صنعتی نمائش کے جنوری سے عدم آغاز کے نتیجے میں مایوس عوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نمائش سوسائٹی مارچ کے دوسرے ہفتے سے نمائش کے انعقاد کا منصوبہ رکھتی ہے اور اس سلسلے میں حکومت تلنگانہ سے اجازت طلب کی گئی ہے۔ کورونا وبا کے پیش نظر نمائش سوسائٹی نے 1 جنوری سے مقررہ صنعتی نمائش کا آغاز نہیں کیا تھا اور اسے آئندہ کے لیے ملتوی کیا گیا تھا۔ اب جبکہ تلنگانہ میں کورونا کے کیسز میں قابل لحاظ کمی واقع ہوئی ہے اور مرکزی و ریاستی حکومتوں نے قواعد میں نرمی کی ہے، لہٰذا سوسائٹی نے مارچ کے دوسرے ہفتے سے نمائش کے آغاز کا منصوبہ بنایا ہے۔ حکومت کے منظوری کے لیے تجویز روانہ کر دی گئی اور حکومت کے جواب کا انتظار ہے۔ نمائش سوسائٹی کے سیکریٹری بی پربھاکر شنکر نے بتایا کہ حکومت سے کلیئرنس کے حصول کے ساتھ ہی مارچ میں نمائش کا آغاز کیا جائے گا۔ نمائش سوسائٹی کے صدر خود وزیر صحت اٹلا راجندر ہیں، لیکن سوسائٹی نے باقاعدہ طور پر حکومت سے اجازت طلب کی ہے۔ ملک کی 6 ریاستوں میں کورونا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کو دیکھتے ہوئے شہریان تلنگانہ و حیدرآباد کو بھی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ سال گزشتہ لاک ڈاؤن کے بعد حالات معمول پر آنے لگے تھے اور کورونا کا خوف شہریوں سے نکلتا نظر آنے لگا۔ لیکن اب جب صورتحال مہاراشٹر، کیرالہ، چھتیس گڑھ، پنجاب، مدھیہ پردیش کے علاوہ جموں کشمیر میں پیدا ہوئی ہے، اس میں احتیاط لازمی ہے اور حکومت سے کوئی ہدایت جاری کی جائے یا نہیں، اپنے طور پر شہریوں کو چوکنا ہو کر سماجی فاصلے کی برقراری کے ساتھ ماسک کے لزوم اور پرہجوم مقامات سے اجتناب اور صفائی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان ریاستوں میں کورونا مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے شہریوں کو از خود احتیاط کے علاوہ وبا سے محفوظ رہنے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کورونا وبا کے پیش نظر حکومت کی جانب سے سال گزشتہ جس طرح لاک ڈاؤن کے دوران سختی کی گئی تھی، ایسی سختیاں اگر شہری خود کرنے لگیں
तो वबा को मजीद फैलने से रोका जा सकता है। मुल्क के कई सरकर्दा इदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को किसी भी वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए शहरियों को वबा से एहतियात के अलावा बचाव की तदाबीर को इख्तियार करने में आर महसूस नहीं करनी चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। शहर हैदराबाद के अलावा दुनिया के कई ममालिक में खिदमत अंजाम देने वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों की जानिब से घर से काम करने की मुद्दत में तोसी का फैसला किया गया है और अपने मुलाजमीन को जारी की जाने वाली हिदायत में कहा गया है कि वो जुलाई 2021 के इख्तिताम तक घर से ही कामकाज को जारी रखें और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को भी इस बात की हिदायत मौसूल हुई कि वो मार्च के बजाय जुलाई तक अपने घरों से कामकाज करने की मनसूबाबंदी करें। तेलंगाना बीजेपी के सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत बीजेपी कैडर और कायदीन के खिलाफ पुलिस मिशनरी को इस्तेमाल करते हुए सियासी इंतकाम ले रही है। बीजेपी कायदीन और कारकुनों को पुलिस चुन चुन कर निशाना बना रही है। बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि वो कबाइल के खिलाफ पुलिस के 3rd डिग्री इस्तेमाल पर खामोश क्यों हैं। कांग्रेस पार्टी से कई कायदीन की बीजेपी में शमूलियत का तसलसल अभी खत्म नहीं हुआ है। साबिक रुकन असेंबली के श्री सैलम गौड़ ने कांग्रेस पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत का फैसला किया है। उन्होंने मकतूब इस्तीफा सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी को रवाना कर दिया है। श्री सैलम गौड़ गुज़िश्ता अरसे से पार्टी में नाराज थे। वो मेडचल के जिला कांग्रेस के सदर के ओहदे पर फायज थे। बताया जाता है कि बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने श्री सैलम गौड़ से मुलाकात करते हुए पार्टी में शमूलियत के लिए राजी कराया। बताया जाता है कि बहुत जल्द वो बीजेपी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद ग्रेजुएट हल्का और खम्मम वरंगल नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के से अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी के सरकर्दा कायदीन और कारकुन सरगर्म अमल हो चुके हैं। 2 बार असेंबली ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी और GHMC इंतखाबात में बेहतर मुजाहरे से भगवा पार्टी के हौसले बुलंद हो चुके हैं। तेलंगाना में आम लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में भगवा पार्टी की मकबूलियत ज़्यादा हो रही है। इस एतबार से ग्रेजुएट हल्कों से बीजेपी को अपनी कामयाबी की ज़्यादा उम्मीद है। मुखालिफ बीजेपी वोटों की सेक्युलर पार्टियों में तकसीम का फ़ायदा भी बीजेपी को ही होगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के मुताबिक अब नए पासपोर्ट दरख्वास्त गुजार डिजी लॉकर अकाउंट के जरिए आधार कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड्स कैरी कर सकते हैं और इन्हें ये दस्तावेज़ात अपॉइंटमेंट के दिन पासपोर्ट ऑफिस ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा सिस्टम में दरख्वास्त गुजारों को असल दस्तावेज़ात को सेल्फ कॉपीज़ के साथ लाना पड़ता था, जिनकी नामजद पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट अहदेदारों की जानिब से फिजिकली तस्दीक की जाती थी। अब वज़ारत ख़ारजा उमूर ने पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों के लिए ये सहूलत फराहम की है और डिजी लॉकर में स्टोर्ड दस्तावेज़ात को पासपोर्ट दरख्वास्तों के अदखाल के वक्त कबूल किया जाता है। निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत को 4 लाख करोड़ के कर्ज में ढकेल दिया है और KCR ने इस बात को यकीनी बनाया है कि इनका खानदान 1 लाख करोड़ की आमदनी हासिल करे। रियासती पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और रियासती पुलिस के अहदेदार तेलंगाना में क़याम के लिए रोहिंग्याओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये कहते हुए कि रोहिंग्या पूरे मुल्क के लिए चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बगैर बायोमेट्रिक्स के ये रोहिंग्या आधार कार्ड हासिल कर रहे हैं। मुतालिका अहदेदारों की जानिब से निजामाबाद ज़िले में रोहिंग्याओं को पासपोर्ट भी जारी किए गए हैं।